बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। दोस्तों आपको तो जैसे पता ही है कि बहुत ही कम समय में और सिंपल शब्दों में हम जो हैं चीज़ों को समझते हैं और चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं और उसका निचोड़ निकालते हैं। तो दोस्तों आप पूरा अपना समय जो है लेकर बने रहिए इस टॉपिक के साथ में, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक का जो पहला पार्ट है वो ये है कि मोदी सरकार जो है वो क्यों चली जाएगी 2024 में। तो मोदी सरकार जो है क्यों चली जाएगी 2024 में, और 2024 के चुनाव में जो मिली जुली सरकारें जो बनेगी उसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इन दो बातों पर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो कृपया बने रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स है ये आने वाले 2024 इलेक्शंस पर। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि मोदी की सरकार क्यों जाएगी। वो तो आपको भी पता है कि 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार बनी है तो भारतवर्ष में आपने ऐसे ऐसे चीजें होते हुए देखी हैं जो कभी 2014 के पहले घटित ही नहीं हुई, और वह चीजें जो हैं वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट किया उन चीजों ने भारतवर्ष पर। इस तरह के आपने फैसले देखे होंगे जो पहले कभी नहीं हुए, और उन फैसलों से जो है भारत के ऊपर में बहुत ही आघात पहुंचा है, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं जिनका बहुत ही अपने काफी कनेक्शन माना जाता है, इंटरनल कनेक्शन है माना जाता है मोदी सरकार से, अदानी अंबानी इन सब ग्रुप्स का, जो कि सिर्फ दो ही कंपनी जो भारत में बढ़ रही है, बाकी सारे ग्रुप्स जो है उनका बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि इतना ग्रोथ नहीं है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे जो है मीडियम सेक्टर की इंडस्ट्रीज, फिर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं जो भारत को एक्चुअली चलाते हैं, उन सब का भी आपने देखा होगा पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस मोदी सरकार के अंतर्गत में जो पॉलिसीज बनी है सरकार के द्वारा, जिसमें आपने देखा होगा अचानक इस तरह का जीएसटी इम्प्लीमेंट होना, जिसमें अभी तक भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं कि उनके प्रोडक्ट जीएसटी में किस तरह के सब डिवीजन में आते हैं। इसी तरह जो जीएसटी का जो ये लगा है व्यवधान, इसके बाद से न स्टेट्स को जो है जीएसटी का उनका जो पार्ट है पैसा मिल रहा है, न सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिलीज कर रही है उनको फंड। तो इसलिए स्टेट्स की पूरी हालत खराब हो गई है 2014 के बाद से। उसके बाद में अचानक जो है नोटबंदी हो जाना, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत जबरदस्त कमर टूट गई भारत वर्ष के इकोनॉमी की। और फिर जो ये कमर टूट गई तो इसके वजह से जो है जो एक इकोनॉमिक कैलकुलेशन का जो सिस्टम था, जो पुराने तरीके से जो हम पूरे भारत की जीडीपी कैलकुलेट करते थे, उसी को बदल डाला मोदी सरकार ने। नया जो कैलकुलेशन करने का तरीका लेके आए ये जीडीपी का। ये क्यों लेकर आए दोस्तों? ये इसलिए लेकर आए क्योंकि पुराने तरीके से अगर आप आज की डेट में जो जीडीपी एक्चुअली चल रही है, अगर सही तरीके से आप उसको नापोगे पुराने तरीके की जीडीपी के सिस्टम से, तो आज जो है 2-2.5% से ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ नहीं दिखाई देगी आपको। ठीक है दोस्तों, 2.5 से 3% से ज्यादा कभी भी जीडीपी ग्रोथ अभी नहीं दिखाई दे सकती है। तो बहुत ही खराब ये जीडीपी कैलकुलेशन आपको दिखाई देती। तो इसलिए क्या है, अब नया तरीका आपको पता ही है सरकार ने इम्प्लीमेंट किया कि भाई इस हिसाब से आप जीडीपी कैलकुलेट करिए, और जिसमें क्या है इन्फ्लेटेड जीडीपी, जिसको जबरदस्ती की जिसे कहते हैं बढ़ी हुई जीडीपी, झूठी जो है झूठे जो है वो आपको न्यूमेरिकल्स झूठे ग्राफ्स दिखाई जा रहे हैं, और इस हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा है नए सिस्टम से, जिससे आपको जो इन्फ्लेटेड जीडीपी बढ़ी हुई जीडीपी दिखाई दे रही है, जिसको बोला जा रहा है कि 6%, 7%, 8% की जीडीपी भारतवर्ष में है। वो भी झूठे जो है आंकड़े, उनको लेकर ये सब बनाई हुई चीजें हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो है जीडीपी का क्या खस्ता हाल है वो तो आपके आंख खोल के आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, लोगों की जो हालत है। ठीक है, नौकरियां नहीं है, लोगों का जो बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, व्यवसाय ज्यादा ठप पड़े हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है। हाँ, तो चारों तरफ महंगाई इस तरह से बढ़ी हुई है। हाँ, तो कमाई है नहीं लोगों के पास में, और
जो महंगाई दर है, जो खर्चा जो था वह उतना ही है लोगों का, लेकिन वो बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि महंगाई दर बढ़ गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग जो है उनकी आदतें कुछ अलग हो गई है कि वो ज्यादा कुछ खर्च करने लग गए हैं, कुछ ज्यादा शौकीन हो गए हैं भारत के लोग, ऐसा नहीं है, या ज्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। उनका जो कंजम्पशन है वो गिरा है, लेकिन जो भाव है चीजों की वो बढ़ी है। इसके वजह से जो है उनका धन जो खर्च है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई जीडीपी की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, नौकरियां न होने की वजह से। फिर आप देख रहे होंगे सामाजिक जो है असहिष्णुता, चारों तरफ जो समाज में एक जातिवाद का ये फिर मीडिया के द्वारा और भी फैलाया जाता है जातिवाद के ऊपर में। फिर धार्मिक और सांप्रदायिक जो सांप्रदायिक और धार्मिक ये जो चीजें हैं इसके ऊपर में उत्पीड़न करना लोगों के द्वारा। ठीक है, कट्टरता फैलाना, तो पूरा जो है माहौल जिसे कह सकते हैं वो भी खराब है। और व्यवसायिक जो माहौल है वो भी खराब है। भारतवर्ष का पॉलिसी जो है वो सारी की सारी खराब इम्प्लीमेंट हुई है 2014 के बाद से। उसके बाद में आप देखेंगे जितना भी सरकारी तंत्र वगैरह आज बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो चुका है, बिल्कुल खराब चल रहा है दोस्तों। आप कभी भी देख लीजिए जिस तरह के रेल के हादसे आपने देखे जो हुए हैं, अगर इस तरह के रेल के हादसे अगर पहले कभी कभार अगर हो भी जाते थे, उनके ऊपर बहुत बड़ी जो है एक कंट्रोल सिस्टम रहता था सरकार का, बहुत बड़ी जो है उसके ऊपर में एक रिपोर्ट होती थी, पूरी जांच होती थी उस। हाँ, लेकिन अभी जो है आप देखेंगे कि इस बिल्कुल डिसिप्लिन खराब हो चुका है गवर्नमेंट मशीनरी का, पूरे के पूरे आप भारतवर्ष में देख लीजिए। और उसमें फिर ये जो गलतियां होती है इन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट्स आते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी कंपनीज आती है, इनके द्वारा जो गलतियां होती है उन विभागों से, उनके ऊपर में पर्दा डाला जाता है। क्यों? क्योंकि जो उनको संभालने वाले जो मिनिस्टर्स आप देखेंगे आज के डेट में, आपको आज के डेट में कोई ज्यादा जो भी मिनिस्टर बने हुए उनका कुछ क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या उनका क्या कार्यक्रम रहता है, कैसे वो क्या डिपार्टमेंट अपने चलाते हैं, कैसे वो मिनिस्ट्री चलाते हैं, सब नए नए लोग आए हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है उन सब लोगों के बारे में। अभी की सिर्फ सरकार में आपको एक ही व्यक्ति दिखाई देगा, वो प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा इनके जो है एक आध लोग भले आपको दिखाई सुनाई दे, अमित शाह हो गए, ये दो लोग, इससे ज्यादा जो है आपको पता ही है कि न तो किसी के बारे में आप ज्यादा जानते हो कि कौन सा क्या मंत्री है, कौन रेल मंत्री है, कौन आईटी मिनिस्टर में है, और कौन आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, इनकी क्या बैकग्राउंड है, इनकी क्या पढ़ाई है, इन्होंने क्या ऐसा कुछ कर रखा है, इनके बारे में जो है आपको इतना कुछ जानकारी मिलेगी नहीं। और जानकारी अगर मिल भी जाएगी तब भी आपको पता लगेगा कि इनका वो वैसा कोई बैकग्राउंड या समझ ही नहीं है जिस तरह की ये मिनिस्ट्रीज या जिस तरह के डिपार्टमेंट ये संभाल रहे हैं। तो अभी जो है आपको दिखाई दे जाएगा कि पूर्ण रूप से कि जो भी लोग अलग अलग मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं उन लोगों की न तो उसको संभालने के लिए न तो उनकी कोई स्पेशलिटी है, न उनको कोई एक्सपीरियंस है, न उनको कोई पकड़ है। ठीक है, न उनका कुछ ऐसा आपको बैकग्राउंड समझ में आएगा, न आपको दिखाई देगा कि किस वजह से ये सब कर रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिला के जब ऐसा हो जाता है कि जब किसी व्यक्ति के पास में ना बैकग्राउंड हो, ना एक्सपीरियंस हो, ना नॉलेज हो, ना उसका कोई ऐसा कुछ पहले से उसका कुछ जिसे कहते हैं पकड़ रही हो कोई भी तरह की चीजों को, जो पब्लिक जो सेक्टर को चलाने की कुछ भी जो समझ रही हो, अगर उसमें आपको कमी दिखाई देती है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह के लोग कैसे चलाएंगे मिनिस्ट्रीज को। आज भारत सरकार में फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए आज भारत सरकार के पास में एक मिनिस्टर नहीं है जो पॉलिटिकल आदमी हो, कोई पॉलिटिकल लीडर हो जो फॉरेन मिनिस्टर बन के फॉरेन मिनिस्ट्री चलाता हो। आज के डेट में जो रिटायर्ड जो आईएएस अफसर हैं उनको फॉरेन मिनिस्टर बना के रखा हुआ भारत सरकार ने, क्योंकि इनको ढंग का कोई फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है इनके पास में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी यही हाल है
कि निर्मला सीतारमण जी हैं वो पॉलिटिकल क्या कहते हैं इसको, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, उनका जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल साइंस का, और वो चला रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाने के लिए जो वाणिज्य के जानकार लोग होने चाहिए थे, जैसे पहले होते थे फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाने के लिए पी चिदम्बरम हुए या मनमोहन सिंह होते थे, या जो पहले राष्ट्रपति थे अपने वो थे प्रणब मुखर्जी, तो ये सब तो लोग बहुत स्पेशलिस्ट थे फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाने के लिए, ठीक है। और अपना कानून जो मिनिस्ट्री है वो चलाने के लिए भी जो आप देखेंगे अभी रिटायर्ड जो आईएएस जो अफसर हैं उनको कानून मंत्री बना के रखा हुआ है, जबकि वो तो आईएएस से रिटायर्ड है। पहले कानून मंत्री हुआ करते थे कपिल सिब्बल, आईटी मिनिस्टर हुआ करते थे आपके सचिन पायलट, इस तरह के लोग। तो इन लोगों का बैकग्राउंड था, पढ़ाई थी वैसी, इन लोगों को उस कार्य का जो है समझ थी दोस्तों। तो इस तरह के लोग तो है नहीं इस बीजेपी की सरकार में। तो जिसे कहते हैं कि जिसको ना एक्सपीरियंस हो, ना नॉलेज हो, ना एजुकेशन हो, ठीक है, इस तरह के लोगों को आप लगा दोगे उस मंत्रालय का मंत्री बना के, तो आपको क्या उसमें से आउटपुट दिखाई देगी? सब कुछ जिसे कहते हैं बेड़ा गर्क पूरी जो है तहस नहस ही होना दिखाई देगा, वही है जो आपको दिखाई भी देता होगा हर सरकारी मंत्रालय में। तो दोस्तों कुल मिला के क्या है कि हर एक तरह से जो है भारत का जो जनमानस है, भारत की जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है मोदी सरकार से। हर एक एंगल, किसी भी एंगल से पकड़ के देख लीजिए आप, तो भारत की जनता जो हो चुकी है त्रस्त। अब जो है इन्हें, भारत की जनता को चाहिए चेंज, वो चाहती है कि बदलाव। अब भारत की जनता को ये समझ में भी आ गया और समझ और मन भी बना के रखा ही हुआ है भारत की जनता ने। भारत की 70 से 75% जनता ने जो है मन बना लिया दोस्तों आज के डेट में, और ये आंकड़ा 80% भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, मेरे जो फोरकास्ट के हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहा हूं मैं कि 80% जनता जो है एक टूट कर जो है मोदी सरकार के विरुद्ध में वोट देने वाली, क्योंकि उनको पता है कि बाकी जो भी पार्टियां जो मिलीजुली सरकार बनाएगी, उन सब के पास में ऐसे ऐसे सक्षम लोग हैं उन पार्टियों में जिनका पहले से ही काफी बड़ा एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, काफी बड़ा इन लोगों का एक्सपीरियंस है सरकारें चलाने में, काफी जो है इन लोगों की नाम है, शोहरत है, लोग जानते हैं। चाहे ममता बनर्जी को लीजिए, चाहे नीतीश कुमार को लीजिए, चाहे कांग्रेस के अनेकों नेताओं को लीजिए, ठीक है, राहुल गांधी हुए या फिर अपना पी चिदम्बरम या बहुत सारे अशोक गहलोत, कितने सारे लोग हैं। तो इतने सारे ये जो भी मिलीजुली सरकार के जो लोग हैं, तो इनको, इन जितने भी लीडर हैं, इन सब मिलीजुली सरकार बनाने वाले, ये तो पूरी इन्होंने अपना लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस इन्होंने प्रूव करके, सिद्ध करके सामने रखा हुआ है भारत की जनता के सामने कि ये सब लोग मिलकर जो है भारत को इन्होंने अच्छा चलाया है। पहले से एक्सपीरियंस है, इनको नॉलेज है, एजुकेशन है, तो इन्होंने तो पहले ही जो चला रखा है, चलाया था भारत को अच्छी तरीके से, तो ये तो चला सकते हैं, ये तो बिल्कुल प्रूव्ड है, उन्होंने प्रूव करके रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जनता को क्या है कि पूरा कॉन्फिडेंस है इन सब नेताओं पर, जो भी हैं ये सब जो नेता जो आज इंडिया अलायंस में जो जुड़े हुए हैं, इन सब ने अपना जो है प्रूफ करके रखा हुआ है, इतिहास गवाह है कि इन्होंने चलाया हुआ है हर मिनिस्ट्रीज को, इन्होंने भारत की सरकार में काम किया हुआ है, इन्होंने अच्छा आउटपुट दिया हुआ है, जनता इनको जानती है, पॉलिटिकली जो है इन्होंने एक विश्वास जीत के रखा हुआ है पूरे भारत के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो इन सब इतने बड़े बड़े चेहरों के ऊपर में आज भारत की जनता का विश्वास जो है, मैं बोल रहा हूँ 75% का, वो बढ़ेगा। 80 से 85% जनता जो है इन लोगों को देखकर वोट देगी, क्योंकि विश्वास है जनता को। तो ये भी सबसे बड़ा कारण होने वाला है इस मोदी सरकार का जो है पतन होने का, मोदी सरकार का आउट होने का 2024 इलेक्शंस में।
तो सारी जो बातें हैं दोस्तों, ये मैंने आपके सामने रख दी कि क्यों जो मोदी सरकार जो जाएगी। इसके अलावा आपको पता ही है, ये हर चीज को प्राइवेटाइज हो रहे हैं। बैंक कभी डूब जाए बैंक, आपने 2014 के पहले कभी सोचा भी नहीं होगा सपने में भी कि बैंक भी डूब सकता है। लेकिन 2014 के बाद में बैंक डूब गए। बड़ी से बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी कितनी कंपनियां जो थी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो डूब गई। ठीक है। और बाहर से जो है फर्जीवाड़ा हो होकर भारत के शेयर बाजार में जो आप देख रहे हैं, अदानी ग्रुप जो है पैसे, काला धन इधर से उधर घुमा रहा है, लगा रहा है, ये सब पूरा खुलेआम आपके सामने में हो रहा है और कोई रोक नहीं टोक नहीं। तो हर तरीके से जनता जो है वो देख के अब त्रस्त हो चुकी है दोस्तों। और जनता के पास में इंडिया अलायंस के इतने सारे जो हैं वो सारे लीडर आज आंख के सामने जनता को दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने प्रूफ कर दिया है अपने जीवन में कि वो एकदम जो है बेस्ट पर्सन है सरकार चलाने के लिए। उन्होंने अपना जो है प्रूफ करके रखा हुआ है अपने पूरे लाइफ टाइम का। ठीक है दोस्तों, तो वो जनता को विश्वास है उन सब लोगों पे कि वो आराम से भारत जो बहुत बढ़िया चलाएंगे इस मोदी की सरकार को हटाने के बाद में। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से आपको तो समझ आ रहा है कि इन सब वजह, ये सब कारण बहुत होते हैं दोस्तों। 80 से 85, 75, 80, 85% जनता अगेंस्ट होना ही बहुत हो जाता है सरकार हटाने के लिए। इससे ज्यादा की उसको जरूरत होती नहीं है दोस्तों। तो ये कारण हो जाएंगे मोदी सरकार के जाने के। अब दूसरी टॉपिक की जो मैं बात बता रहा दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट ये है कि जब इंडिया अलायंस या मिली जुली जो सरकार जो बनेगी भारतवर्ष में 2024 इलेक्शंस के बाद में, उसके बाद में प्रधानमंत्री कौन होगा। तो दोस्तों मैं आपको आज बहुत बड़ा पर्दाफाश करने वाला हूं कि 2024 इलेक्शंस के बाद में इंडिया अलायंस की तरफ से जो प्रधानमंत्री होगा वो जो है मुझे दिखाई दे रहा है चेहरा, वो है ममता बनर्जी का। ठीक है दोस्तों, आपने सही सुना, ममता बनर्जी जो है वो प्रधानमंत्री बनती हुई दिखाई दे रही है 2024 इलेक्शंस के बाद में। अब आप बहुत से लोग जो ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं, जो पॉलिटिक्स को जो है रिसर्च करते रहते हैं, समझते रहते हैं पॉलिटिक्स को, राजनीति को, तो उनको तो मेरी बात समझ में आई होगी किस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं सबके लिए थोड़ा बताऊं कि जब ये इंडिया अलायंस जीत के आएगी तो हमें समझ में आ रही है ये बात कि सबसे ज्यादा जो सीट्स वो जीत कर तो आने वाली है कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ में, ये तो पक्की बात है। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी के अलावा अगर कोई पार्टी रहेगी इंडिया अलायंस में जो सबसे ज्यादा सीट लेके आएगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सीट्स, वो रहेगी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी दोस्तों। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जब सीट ये लेकर आएगी तो इसके ऊपर में आपको पता ही है कि इंडिया अलायंस में जो है कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है कि भाई कोई प्रधानमंत्री राहुल गांधी का जो है को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रेशर रखा हुआ है या ऐसा कुछ विचार बना के रखा हुआ है, ऐसा कोई बड़ा रिजिड अपना रिजिडिटी दिखाई है कि कांग्रेस पार्टी ने कि भाई हमारा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पूरा खुलेआम, और राहुल गांधी ने भी खुलेआम कहा है कि हम जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हमें जो है भारत की चिंता है, भारत देश को बचाना है। और भारत देश जिस गर्त में डूब चुका है पिछले 10 सालों में, जो हालत खराब हो चुकी है भारत की, तो भारतवर्ष को जो है उस गर्त से बाहर निकालने के लिए हम पूरे फ्लेक्सिबल हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी पार्टी या कोई प्रधानमंत्री बने। ठीक है, हमें जो है भारत को वापस उस गर्त से बाहर निकालना है और वापस एक पटरी पे लेके आना है, जिससे वापस भारत का डेवलपमेंट शुरू हो, भारत सही तरह में बढ़े और चाइना से compete करे। ये तो राहुल गांधी ने कई बार कहा ही है आपको दोस्तों। तो इसलिए कांग्रेस के पास में सबसे ज्यादा सीट आने के बाद भी वो बहुत रिजिड नहीं रहने वाली है, और सेकंड हाईएस्ट जो सीट्स हैं वो तृणमूल कांग्रेस की ही दिखाई देती है 2024 के इलेक्शंस में। तो ममता बनर्जी जो है वो बनेगी भारत की प्रधानमंत्री, और इसको सब कोई सेकंड करेंगे, सभी सपोर्ट करेंगे, यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी सपोर्ट करेंगे। और अपना साउथ इंडिया की जितनी भी पार्टीज हैं
वो सब भी सपोर्ट करेंगी और पूरे भारतवर्ष में जो है मिली जुली पार्टियों की सरकार रहेगी, जिसमें ममता बनर्जी बनती हुई दिखाई देती है भारत की भावी प्रधानमंत्री 2024 इलेक्शंस के बाद में। और मैं आपको और एक आपके सामने में बात थोड़ा फोरकास्ट के हिसाब से कह रहा हूं दोस्तों, कि अगर कांग्रेस की तरफ में आप सोचते हैं कि अगर किसी भी बाई चांस कोई भी परसेंटेज ऐसा होता है कि जहां तृणमूल कांग्रेस ही कहे कांग्रेस पार्टी को अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो हो सकता है कांग्रेस का प्रधानमंत्री आए। और कांग्रेस का प्रधानमंत्री में फिर आपको ये भी बता दूं कि फिर 100% चांस आपको बता देता हूं कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी वो खुद जो है सपोर्ट कर देती हैं बाकी सब पार्टीज की तरफ से कि भाई उन्हें नहीं बनना है, और कांग्रेस पार्टी चूंकि सबसे बड़ा दल निकलकर सामने आया है तो उसका जो है व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, तो 100% आप नोट कर लीजिए राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री जो बनेंगे उन्होंने अपना विजन आपको कई बार क्लियर करके रखा ही हुआ है कि भारतवर्ष में कि जो लास्ट मैन इन द रो, लास्ट मैन जो एक पंक्ति में खड़ा हुआ जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, उसके लिए जो है राहुल गांधी खड़े हुए हैं। ऐसा राहुल गांधी ने कई बार बोला है अपने भाषणों में, ठीक है, कि मतलब सबसे जो निचले तबके का जो व्यक्ति है उसको सपोर्ट करना राहुल गांधी को। उन्होंने कई बार इस तरह से भाषणों में कई बार अपने रैलीज भाषण में भारत जोड़ो यात्रा में कहा हुआ है। तो उनका तो ये इस तरह का विजन है, तो वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको भी सेकंड जो है करेंगे और काफी स्ट्रांग सपोर्ट मिलेगा बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके तो सभी लीडर्स मैंने आपको बताया ही है, चाहे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो, शिवसेना हो, चाहे आपके एनसीपी हो शरद पवार, फिर आपके जो है टीएमसी हो गए, फिर उत्तर प्रदेश से जो है मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो गई अखिलेश यादव वाली, फिर मायावती हो गई, फिर बिहार से लालू प्रसाद एंड पार्टी हो गए, और आपकी नीतीश कुमार इधर तेलंगाना, ठीक है, फिर तो आपके उड़ीसा के जो प्रधानमंत्री पटनायक जी, और ऊपर से आपका श्रीनगर है। पूरा भारतवर्ष के सभी लोग जो है सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे आपको राहुल गांधी के नाम पे जो है एक अपना फैसला देते हुए, अगर ममता बनर्जी नहीं बनी। तो दोस्तों ये दो नाम जो है आप नोट कर लीजिए जो दिखाई देते हैं 2024 के इलेक्शंस के बाद में इंडिया अलायंस की तरफ से जो बन सकते हैं प्रधानमंत्री भारतवर्ष के। कुल मिला के जो है अभी इस तरह का जो माहौल हो रखा है, तो आपको ऐसा भी दिखाई देता है रुझान में अपने आसपास जो हमारी जो जिस हिसाब से डेटा आ रहा है जो कॉमनर्स का, भारत की आम जनता का, कि लोग जो है बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि कब 2024 का इलेक्शन और कब उनको वोट देने की हो। इस बार तो ऐसे ऐसे लोगों ने कहा है वोट देंगे जो इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं भारत की राजनीति में वोट वगैरह देने में, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों ने भी कहा है कि वो जो है जाके वोट देंगे मोदी सरकार के खिलाफ में, क्योंकि वो एकदम त्रस्त हो चुके हैं इस मोदी सरकार से। वो चाहते हैं भारत में फिर से जो है एक नया माहौल हो, एक अच्छा माहौल वापस, जो पुराना अच्छा माहौल था वो वापस से आए, जो चिंताओं का भरे हुए जो बादल इतने मंडराते रहते हैं, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट में हो, चाहे हर जिस भी फ्रंट में आप बात कीजिए, हर सोशल फ्रंट में हो, हर तरीके से जो काले बादल जो मंडरा रहे हैं हम इस मोदी सरकार की वजह से, तो लोग चाहते हैं कि ये काले बादल को हटाकर एक नया सवेरा जो है वापस से भारत में आए, भारत फिर से खुशहाल हो, प्रगति की तरफ बढ़े। क्योंकि भारत तो इतना इम्पोर्टेंट सब कॉन्टिनेंट है, इतनी जबरदस्त जो है एक एशिया की नहीं पूरे विश्व में एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखने वाली एक अर्थव्यवस्था है। इसकी अर्थव्यवस्था की जो तहस नहस जो लोगों ने देखी है, तो ऐसे ऐसे लोग भी मैं कह रहा हूँ उन्होंने मन बनाया कि वो भी चाहते हैं कि जाके
वोट करें इस बार दोस्तों। जो पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रखते थे, जो ज्यादा वोट भी नहीं किया उन्होंने, वो भी कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन आए और उसके बाद में जो है हम भी जाके मतलब वोट करेंगे मोदी सरकार के अगेंस्ट में, मोदी सरकार के विपक्ष में। तो आप देखिए कि तीन जो लेवल्स हैं भारत में, कि एकदम नीचे तबके के लोग, फिर मिडिल क्लास के लोग और ऊपर तबके के इंडस्ट्रीज वगैरह के लोग, तीनों तबका जो है पूर्ण तरीके से मन बना चुका है कि ये जो सरकार है, इस पंगु सरकार को उठा के उखाड़ के और बाहर फेंक देंगे भारतवर्ष से दोस्तों। तो इस तरह का आपको रोमांचक करने वाला एक इस तरह का 2024 का इलेक्शन दिखाई देगा जो पिछले कभी 100 साल में नहीं दिखाई दिया और आने वाले अगले 100 साल तक भी आपको नहीं दिखाई देगा दोस्तों। आपको बता देता हूं कि 2024 इलेक्शन के बाद में जो इतनी जबरदस्त प्रगति होगी भारतवर्ष की, कि हो सकता है कि भारतवर्ष आने वाले 15 या 20 साल के अंदर में विश्व की मतलब गलत आंकड़ों से नहीं, सही और सत्य रूप में सही आंकड़ों के साथ में चीन के समान एक इतनी बड़ी जो अर्थव्यवस्था बन जाए कि आपको भी सच में उसका फायदा हो और आपकी खुद की लाइफ में भी इतना बड़ा डेवलपमेंट आ जाए कि जिसे आपको आंकड़े नहीं खोजने पड़ेंगे, आपको खुद की अपनी लाइफ में उतना बड़ा डेवलपमेंट दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, कि आपको आंकड़े नहीं खोजने पड़ेंगे कि क्या सच में भारत में तरक्की हुई है क्या। जब आंकड़ों को खोजना पड़ता है, तरक्की नहीं दिखाई देती है, तब आप आंकड़ों को देखते हैं और आंकड़ों को खोजते हैं, और झूठे जो आंकड़े हैं उनको खोजने में आप समय जाया करते हैं। जब आपको खुलेआम से रोशनी दिखाई देती है अपने खुद के जीवन के अंदर में, आपको इतनी इनकम, इतनी डेवलपमेंट हर तरीके से जो है, आप अगर नौकरी में हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हो, कंपनियां ही आपको खुल के बहुत ज्यादा पैकेज देती है। सरकार में हो तो सरकार खुल के आपको हर तरीके से इतना ज्यादा से ज्यादा पैकेज देती है, ज्यादा से ज्यादा आपको एमिनिटीज देती है, सहूलियत देती है खुलकर। ठीक है दोस्तों, तो तब आपको जो है आंकड़े नहीं खोजने पड़ते हैं, आपको खुद अपने जीवन में दिखाई देती है रोशनी, वो आराम, वो कंफर्ट, वो हर तरह का जो आपको अचीवमेंट जो आपको खुद आती है, वो तो आपको खुद दिखाई देती है अपने जीवन में। तब आप आंकड़ों को खोजने के पीछे में समय नहीं जाया करते हो। तो इस तरह का जब अचीवमेंट भारत के लोगों के पूरे लाइफ में जब दिखाई देगा दोस्तों, तब वो जो है वो पीरियड नेक्स्ट 10-15 साल में आएगा, और उसके बाद में जो सस्टेन डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से रहेगा भारतवर्ष का, ये भी आप जान लीजिए। और भारत की पॉलिटिक्स में जो है सही और अच्छे तरह के जो पॉलिटिशियंस जो हैं, वो ही आने वाले समय में जो है काबिज हो सकेंगे। खराब जो लोग पॉलिटिक्स में रहेंगे भी, अगर मिली जुली पार्टियों में भी, वो भी जो है आपको गायब होते हुए दिखाई देंगे। कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जिस तरीके से पूरे अभी विश्व के अंदर में अभी तो ये फैल रहा है, इस तरीके से फैलेगा कि कोई भी गलत व्यक्ति जो पॉलिटिक्स के अंदर में था या है भी आज के डेट में, वो सारे के सारे लोग, गलत लोग जो वाइप आउट हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे भारत की पॉलिटिक्स से। और भारत की पॉलिटिक्स ही नहीं, पूरे विश्व की पॉलिटिक्स, पूरे विश्व की पॉलिटिक्स में वही लोग बचे रहेंगे जिनको शुद्ध रूप से सही तरीके से जो है पॉलिटिक्स करके और भारत के लोगों को डेवलपमेंट करवाना है, या कोई विश्व का लीडर है तो उसको अपने वैश्विक जो है डेवलपमेंट करवाना है लोगों को, जो सच्चे रूप में जो है प्रगति करवाना चाहते हैं लोगों की। अब उनको अपने पॉलिटिकल पोजीशन या पॉलिटिकल लीडरशिप में रहने की वजह से नाम, शोहरत, पैसा जो भी मिले वो एक अलग चीज है, लेकिन वो वैसे लोग होंगे जो सच में जो है लोगों को डेवलप करेंगे, लोगों का भलाई करेंगे, लोगों की लाइफ डेवलप करेंगे। तो इस तरह के जो सही तरीके के जो पॉलिटिशियंस है दोस्तों, वो ही आने वाले समय में बचने वाले हैं। क्योंकि कारण मैंने फिर बताया आपको, सोशल मीडिया की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो इंफॉर्मेशन की जो क्रांति हुई है, अभी तो स्टार्ट ही बोल सकेंगे, इस तरह से जो फैलेगी ये पूरे विश्व में
कि गलत लोग सारे के सारे गायब हो जाएंगे पॉलिटिक्स से दोस्तों। और पॉलिटिक्स के अलावा जब पॉलिटिक्स से गलत लोग गायब होंगे तो आपको दिखाई देगा कि अपने आप से सारे इंडस्ट्रीज का नाम लीजिए, चाहे कॉरपोरेट्स का नाम लीजिए, हर एक लेवल में करप्शन जो है वो सब वाइप आउट आपको दिखाई देगा। तो इस तरह का माहौल आपको दिखाई देगा, जैसा आप माहौल कह सकते हैं कि आज के डेट में नॉर्वे जैसी कंट्री हुई, या जापान जैसी कंट्री हुई, या सिंगापुर जैसी कंट्री हुई, ठीक है दोस्तों, साउथ कोरिया भी कह सकते हैं। तो कई सारी कंट्रीज आपको आज के डेट में तो हैं, कुछ 4-5 कंट्रीज जो एकदम क्लीन एंड क्लियर आपको दिखाई देंगे, जहाँ पे लोगों का जो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल करप्शन वगैरह जो है नहीं है। तो इस तरह का माहौल अच्छा आपको भारतवर्ष में भी दिखाई देगा अगले 10-15 साल बाद में, और इस तरह की जो पॉलिटिक्स होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आप तो साथ बना के रखते हैं, इसी तरह बनाए रखिए, और आपने साथ दिया इसके भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस आवाज को और भी फैलाएं, जो बाकी भी आपके जो यार दोस्त सब जो लोग हैं उनको भी एक नया तरह का विजन जो है दिखाई दे, जिसमें उनको ये बात समझ में आए कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है, इसके वजह से आज लोगों ने मन कैसे क्या बनाया है, क्यों बना है, और अभी जो चुनाव होंगे इसके अभी जो आने वाला जो उन इलेक्शंस का जो रिजल्ट होगा वो किस तरह मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कौन लोग प्रधानमंत्री बनते आने वाले हैं, और उसके बाद भी 15 साल में कैसा जो है फ्यूचर घूमने वाला है भारतवर्ष का, और नेक्स्ट 100 ईयर्स का तो मैंने बोल ही दिया है कि ये जो 2024 इलेक्शन जो है ऐसा इलेक्शन होने वाला है, इस तरीके से टूट के एंटी मोदी सरकार जो वोट पड़ने वाले हैं, जो पिछले 100 साल में नहीं दिखाई दिया और अगले आने वाले 100 साल में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस चुनाव के बाद में फिर एक यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से भारत आगे बढ़ेगा। तो ये सब बातें थी दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज शेयर दिस एंड थैंक्स अ लॉट। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।